नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हम साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आज बात होगी राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासी बयानबाजी को लेकर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर यानी मतदाता अधिकार यात्रा सोमवार को बिहार में समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी आग अब छत्तीसगढ़ में सुलग रही है। मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि विधानसभा या लोकसभा में वोट चोरी करके ही भाजपा की सरकारें बन रही है। यही कारण है कि प्रदेश और देश की हालत बिगड़ गई और जनता के खिलाफ निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उधर राहुल गांधी की यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताश्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लोगों को खुश कर सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। किरण सिंह ने कहा कि जनता इस तरह की भाषा को कतई पसंद नहीं करती और ना ही इससे किसी तरह का कोई सकारात्मक असर पड़ने वाला है। बता दें, राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा बिहार में समाप्त हो रही है, तो क्या अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कोई भी बड़ा आंदोलन करने वाली है? और वोट चोरी जैसे मुद्दे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। सरकार विधानसभाओं या लोकसभाओं वोट चोरी करके ही बन रही है, इसीलिए प्रदेश या देश की हालात बदतर हो गई है। जनता के विपरीत निर्णय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को डर और भय नाम की चीज नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सरकार वोट चोरी करके आके सरकार बन रही है। यही तो मेन कारण है और चुनाव आयोग डायरेक्ट कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है। तो इस तरह से मैं समझता हूं लोकतंत्र आने वाला समय में खतरे में है और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जनसैलाब सड़कों पर कहीं ना कहीं पूरे देश में नया क्रांति और बदलाव आएगा और इस तरह से चुनाव आयोग के गठजोड़ का पर्दाफाश हो चुका है। नहीं, पहले के कौन से इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान में परिवर्तन कर देंगे। क्या हुआ? मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सीटें कम हुई होंगी। इनके भ्रम का वातावरण जो इन्होंने फैलाने का वो हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारे देश में हमारे देश की जो जनता जनार्दन है वो सारी बातों को समझती है। इन बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। एक जनसभा में आप देश के हमारे यशस्वी और सर्वाधिक लोकप्रिय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के विषय में और उनके परिवार के विषय में, माताजी के विषय में अभद्र भाषा, गाली गलौज का उपयोग करोगे और सोचोगे कि जनता खुश होगी। देश इस बातों को पसंद नहीं करता। देश की जनता इन सब बातों को पसंद नहीं करते। सरकार तो वोट देने का अधिकार इस देश में हर किसी को है। 18 साल की अगर आपकी आयु है, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, आप किसी भी जाति वर्ग से आते हो, वोट देने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मताधिकार को लेकर यात्रा, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं। इसी पर चर्चा करेंगे। के.एस. चौहान हमारे साथ बीजेपी से, आशीष यादव कांग्रेस से, कौशल सरणवेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आशीष जी, क्योंकि मुद्दा मतदान अधिकार यात्रा का है, आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, क्या कारण है कि इस तरह की यात्रा निकालनी पड़ रही है? आपने सारे तथ्य जो है सामने रख दिए, महादेवपुरा को लेकर आपने अपनी बातें जनता के सामने रख दी। अब बिहार में जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बिहार में भुनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये सवाल कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही जो है काफी कंट्रोवर्शियल सवाल है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, राहुल गांधी जी ने एक लोकसभा की एक विधानसभा को पकड़ा और वहां 1 लाख फर्जी वोटर का डेटा दिया, जो डेटा चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए डेटा पर ही एनालिसिस किया हुआ रिपोर्ट था। उसके बाद क्या होता है, जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे होते हैं, उसी बीच जो है उनको नोटिस दे दिया जाता है और शपथ पत्र मांग लिया जाता है। थोड़े ही दिन बाद यशस्वी नेता भारतीय जनता पार्टी के अनुराग सिंह ठाकुर ऐसा ही सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद उनसे ना कभी शपथ पत्र मांगा गया, ना फिर उनको कोई नोटिस दिया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बड़े से बड़े जो पत्रकार हैं, उसके
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद इस बात से अचंभित है कि एक इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि अरे दो वोटर आईडी कार्ड तो हो सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, 2 वोटर आईडी कार्ड होने में कोई बड़ी बात नहीं है। और 0 हाउस नंबर 0 क्या होता है, जिसका कोई हाउस नंबर नहीं होता है उसका 0 हाउस नंबर होता है। एक भी उन्होंने जो है राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल और केवल देश को भ्रमित करते हुए नजर आया। और उन्होंने क्या कह दिया कि देश की जनता का हम अपमान नहीं सहेंगे। अरे साहब, देश की जनता का कोई अपमान नहीं कर रहा है, सीधा सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़ा कर रहा है बीजेपी के साथ मिलकर। और जब ये सब हुआ तो निश्चित रूप से इस यात्रा को करने की जरूरत है। और बिहार में एसआईआर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया गया, आप देखिए बिहार में इसलिए जरूरत थी क्योंकि बिहार में 65 लाख नामों को काट दिया गया था। और उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी इलेक्शन कमीशन ठीक से जवाब देने को तैयार नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ऑर्डर जारी किया, तब इनकी अकल ठिकाने में आई है। इसलिए बिहार में वोटर यात्रा की जरूरत थी। आपने देखा नहीं क्या, मरे हुए लोगों 2 मरे हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, ठीक है, मार दिया गया था उन्हें, इसी पे जवाब लेने से मृत घोषित कर दिया था। के.एस. चौहान जी, एसआईआर को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे और जिस तरह से तकनीकी खामियां इसको लेकर बताए गए और अंततः कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी, देखिए कहना वाजिब है कि राजनीतिक दलों को एक आयोग का सम्मान करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को भी अपनी सैंक्टिटी बरकरार रखने के लिए उन मुद्दों का तो जवाब देना ही होगा जो सबसे गंभीर सवाल बन के उभरे हैं। ऐसे में अगर विपक्षी दल अगर मतदान अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? के.एस. चौहान जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए अभिषेक जी, यात्रा निकालना सभी का अपना अपना अधिकार है। कोई भी विपक्ष की पार्टी हो या कोई भी इंडिविजुअल जो आदमी हो, वो भी अपनी यात्रा निकाल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बात यह है कि जनता जनार्दन उसका केंद्र होना चाहिए। हम यात्रा क्यों निकाल रहे हैं वो भी स्पष्ट होना चाहिए। वो स्पष्ट, इनका स्पष्ट ही नहीं है, इनके मुद्दे स्पष्ट नहीं है कि आप कौन से मुद्दों को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। अब आप यात्रा निकाल रहे हो, आप यात्रा में बोलते हो वोट चोरी और गालियां देते हो। क्या इस देश की जनता सबसे ज्यादा गाली देने वालों को वोट करती है? क्या यही पैमाना है जनता का कि जनता उसी को वोट दे के आएगी जो सबसे ज्यादा गाली देगा? या ये पैमाना है कि जो सही में उसके लायक होगा, सही में काम करने के लायक होगा, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही होगा, क्या उसको दे के आएगी वोट जनता? और चुनाव आयोग पर ये लोग सवालिया निशान उठाते हैं, तो चुनाव आयोग कब नहीं था? 1947 के बाद से चुनाव आयोग कब नहीं था? 1947 में भी था, जब आप लोग 60 साल राज कर रहे थे तब भी था, जब आपकी जो सीटें आई थी लगभग 400 तब भी था, जब 52 आई थी तब भी था, और जब 50 से नीचे गई थी तब भी था। ये वोट चोरी का इल्जाम आज लगाते हैं। क्या इनको संविधान और कानून के हिसाब से ये पता नहीं है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई त्रुटि हो, तो उसका एक समय दिया जाता है, उसका एक समय दिया जाता है, तो उस समय के अनुसार आपको ये करना रहता है। अब वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, वो वोट चोरी का इल्जाम उसलिए लगाते हैं जिसकी पार्टी की सीटें घटी है, और वो इल्जाम लगा रहा है जिसकी 52 से 100 सीटें आई। तो ये आप मेरे को बताइए अभिषेक जी। और मेन बात यह है कि वोट चोरी आप बोलते हो, वोट चोरी तो आपके जमाने में होती थी। नहीं, लेकिन के.एस. चौहान जी, मेरा एक सीधा सवाल है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी का इल्जाम अगर आपत्तिजनक है तो घुसपैठिया बोल देना वो भी तो आपत्तिजनक है। क्या आपकी पार्टी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि विपक्षी दल के जो नेता है वो घुसपैठियों के समर्थक हैं, वो घुसपैठियों को घुसने देना चाहते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन घुसपैठियों को अब तक वोटर आईडी कार्ड बांट रहा था? देखिए, वोटर आईडी कार्ड किसने बांटे हैं और किसने संजीदगी से बांटे हैं, वो ये सर, ये जिम्मेदारी तो बीएलओ की ही होती है। अगर आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों को घुसने दिया गया तो तब भी तो इलेक्शन कमीशन वही था। सुन लीजिए अभिषेक जी, ये बिल्कुल
वहां के जो स्थानीय जो सरकार है, जो उस राज्य की सरकार है, वो उन सभी लोगों को बांटती है। सर, जहां तक मेरी जानकारी, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस संस्था है, किसी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती। अभिषेक जी, मेन बात यह है कि जो उनको प्रूफ दिए जाते हैं, प्रूफ के हिसाब से वो करती है, प्रूफ के हिसाब से करती है। और प्रूफ कौन देता है? तो वहां की लोकल जो जनता है, जो वहां के राज्य की जनता है, वो दे। और उसके हिसाब से जो वोटर आईडी कार्ड बांटे जाते हैं, वो उसके हिसाब से बांटे जाते हैं, ना कि वो खुद देखती है कि आधार कार्ड क्या है, वोटर आईडी कार्ड में राशन कार्ड कहाँ से आया, पैन कार्ड कहाँ से आया, आधार कार्ड कहाँ से आया, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से आया। तो ये वहां से नहीं होता। मेन बात ये है कि आप जो तथ्यों के आधार पर वोटर आईडी कार्ड देते हैं, अब आप ये बताइए कि इसका आधार क्या है? जो विपक्ष पार्टी जो इल्जाम लगा रही है, उसका आधार क्या है, मुझे ये बताना है। और ठीक है, इस पे जल्दी से जवाब ले लेते हैं आशीष जी, जल्दी से, फिर मैं कौशल जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए कि क्या बातें कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है सही वोटर कार्ड बांटने के लिए, ये तो अजीब सी बात है। और दूसरी बात, 65 लाख वो जब वोट काटती है आज चुनाव आयोग बिहार में, तब क्या समझ में नहीं आता है कि उससे पहले जो है वो गलत जो है वोटर लिस्ट बनी हुई थी। और जब इस पर सवाल उठाया जाता है तो फिर जो है ये कहते हैं कि आप हलफनामा दीजिए, शपथ पत्र पे लिख के दीजिए। एक जो है बीएलए 12 से ज्यादा लोगों के नाम नहीं कटवा सकता। भारतीय जनता पार्टी के सारे बीएलए सो रहे थे कि जब 65 लाख नाम कट गए बिहार में, इसीलिए जरूरत हुई वोटर अधिकार यात्रा निकालने की। ठीक, जवाब ले रहे थे कौशल जी। वोटर मतदान अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है बिहार में, उसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी तो हो ही रही है। बीच में एक अति उत्साहित नेता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त बैकफुट पर है। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या इस मुद्दे को बिहार के चुनाव में भुनाने की कोशिश हो रही है? और जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो एसआईआर है सिर्फ बिहार में नहीं, देश के तमाम राज्यों में किया जाएगा, तो क्या जरूरी नहीं है कि इसकी निष्पक्षता तय हो? जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो सवाल उठ रहा है, उसको लेकर एक स्पष्ट जवाब आना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पर आपने जो सवाल उठाया है काफी, जो चुनाव आयोग ने जो कहा है कि पूरे देश में वोटर पुनरीक्षण का काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है मतदाता पुनरीक्षण का काम होता है। कई सारे मतदाताओं के जो नाम है, या तो कोई मिलित हो जाता है, या कोई ट्रांसफर हो जाता है, या कोई दूसरे गांव में चला जाता है, तो ऐसे लोगों के आप देखेंगे नाम काटने और जोड़ने का सिलसिला चलता है। ये हर चुनाव के पहले होता है। लेकिन जिस तरह से जो सवाल उठाए गए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर यदि वोटरों के नाम काटे गए हैं, तो कहीं ये वाकई में सवालों के घेरे में, क्योंकि आप देखेंगे निश्चित तौर पर 10, 20, 50, 100, 2000 नाम हर चुनाव में कटते और जुड़ते भी हैं। लेकिन इतनी बड़े संख्या में भी कहीं पर वोटर आईडी के नाम काटे गए हैं, तो कहीं कहीं सवाल को खड़ा करता है। चुनाव आयोग ने जो बात कही है कि पूरे देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। क्योंकि आप देखेंगे कि हर चुनाव में इस तरह की चीजें होती है कि कई बार जो मतदाता वहां पर होता नहीं है और उसको वहां पर वोट डालने, ऐसा होता है कि वहां पर वोट डाल के चला जाता है। कई बार आप देखेंगे कवि सम्मेलनों में इस तरह की चीजों पर होता भी है कि मतदाता सूची का इतना प्रचार किया जाता है कि मृत व्यक्ति भी वोट डाल के चला जाता है। तो ऐसी चीजें जो बात आती है, बहुत सारी चीजों जगहों पर इस तरह की जो चीजें जो सवालों के घेरे में, कहीं कहीं मतदाता पुनरीक्षण का काम अवश्य होना चाहिए। लेकिन कितने बड़े पैमाने में काटा जा सकता है, वो तो यदि 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, कहीं कहीं सवाल तो उठेंगे। और इस पर आयोग है, चाहे जो भी हो, इस पे लगातार आप देखें सियासत हो रही है। और जिस तरह आपने कहा कि जो भाषा शैली का, मुझे लगता है कि राजनीति में मर्यादा की सीमा तय होनी चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको सार्वजनिक मंच से किसी दूसरे व्यक्ति के जो पारिवारिक जो चीजें हैं उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप राजनीतिक टिप्पणी कीजिए, आप सार्वजनिक टिप्पणी कीजिए, निजी मामलों में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक शुचिता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए और अधिकार भी होना चाहिए, और इससे बाहर जाकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और जिस तरह से गाली गलौज मंच से हुई, उसको लेकर जाहिर तौर पर यह आपत्तिजनक तो है ही। उसके बाद गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन पार्टी के नेता प्रमुख के तौर पर क्या राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं
कि इससे पहले मध्य प्रदेश में राजा पटेरे नाम के एक नेता ने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक हत्या कराएंगे, फिर वो करेक्शन करने चले गए। खैर, उन पे भी कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन तब कांग्रेस ने क्या किया? विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इतना घटिया बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की हुई, कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो एक तरह का दोहरापन दोनों ही राजनीतिक दलों में देखने को मिलता है अपने नेताओं को लेकर। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, आपने जो माफी की बात कही है कि जिस तरह की बातें जो सामने आई उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि जो व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर बयानबाजी किया वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, जबकि कांग्रेस के लोगों का यह भी कहना है कि उस मंच पर राहुल गांधी नहीं थे। तो यदि इस तरह की चीजें हैं, क्या वो षड्यंत्र के तहत हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें वहां पर सामने आई है। मंच में जो बयानबाजी, जो गाली गलौज की जो बात आई है, उस दौरान जो बात सामने, जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर राहुल नहीं, वो तो साबित हो चुका है, वो फेक है, फैक्ट चेक में क्लियर हो गया। वो नेता वही के थे, वो अनूपपुर के एक दूसरे नेता है जिन्होंने एफआईआर भी कर दी इस मामले को लेकर। वो तो फैक्ट है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं था। इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि जिस तरह की आपने बात कही कि क्या दोहरापन, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब राजनीतिक बयानबाजी होती है, अभी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जिस तरह से कार्टून वार चलता है, तो कई ऐसे कार्टून यहाँ पर आप देखे होंगे जिसमें मर्यादाओं को लांघ कर जो कार्टून जारी किए जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो चाहे कांग्रेस की ओर से। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक दल में आप इतने बड़े राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि लोग आपको सुनते हैं, और इस तरह की भाषा चले, इस तरह टिप्पणी मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। आप गली मोहल्ले के नेता नहीं है, कुछ भी आप टिप्पणी कर दे और बच के निकल जाए, और इसमें राजनीतिक मर्यादा होनी भी चाहिए और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। यदि किसी मंच से इस तरह की बातें होती है तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो उसका आयोजन है, जो इसका आयोजक करता है, चाहे किसी भी दल का प्रतिनिधि हो। यदि दूसरे दल के नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी हो तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इसे मुद्दों से भटकाने की राजनीति भी कहा जाता है। खैर, मैं आशीष जी इस पाना चाहूंगा, मैं एक बात से तो वाकई सहमत हूं। किरण सिंह देव जी ने जो बात कही कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं बिहार को लेकर ही अगर बात कर रहे हैं हम आज, तो आबादी में बिहार दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल में 12वें नंबर पर है, लेकिन मानव विकास ह्यूमन इंडेक्स में 36 राज्यों में सबसे नीचे। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14वें नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय में 36 में से 35वें नंबर पर राज्य आता है। साक्षरता दर में बिहार 36 में से 34वें नंबर पर आता है। लेकिन मुद्दे क्या है वहां पे? घुसपैठिया, एसआईआर, प्रधानमंत्री को लेकर कहे गए अपशब्द और वोट चोरी, इन मुद्दों पे बात हो रही है। बिहार की तमाम उन समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं हो रही, ना आप कर रहे हैं ना दूसरे राजनीतिक दल। मुझे लगता है कि शायद जो है यात्रा से पहले जो है बिहार चुनाव को ठीक से नजर में नहीं रखा गया, क्योंकि बिहार चुनाव में हमेशा ही जो है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, वो हमेशा ही रोजगार और वहां की इंडस्ट्रीज और वहां के जीडीपी और शराबबंदी के ऊपर बात करते हुए आए कि, और तीसरी बात आप ये बताइए, ये इन बातों का जवाब भारत देश के प्रधानमंत्री कब देने वाले हैं कि बीजेपी भी तो यही पूछ रही है कि राहुल गांधी जी कब माफी मांगेंगे अपने कार्यकर्ता के अपशब्द को लेकर। देखिए, अपने कार्यकर्ता के लिए मोदी जी माफी मांग ले, उसके बाद राहुल गांधी जी मांग लेंगे। ये अपशब्दों को इतना बड़ा करने के लिए और प्रधानमंत्री के पद के पीछे छुपने की जो आदत है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। पहले ये बताए कि एक घर में 80 वोटर कैसे होते हैं, और जो है 80 साल के जो लोग हैं वो 280 साल के लोग फॉर्म 6 भरकर नए वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ रहे हैं, एक आदमी 5 राज्यों में कैसे वोटिंग कर रहा है, और एक ही विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटों का क्या जवाब दे रहे हैं ये लोग। देखिए, पूरी तरह से घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र का आपको एक नेता सामने आके कोई बयानबाजी करता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, ना ये संसद में कोई जवाब दे पा रहे हैं। पहले ये 29 बार डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने कहा था कि मैंने ठीक है, आपने जो सवाल उठाया मैं उसी को पूछ लेता हूँ। के.एस. चौहान जी, आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी जी माफी मांगे, तो फिर कांग्रेस भी वही कह रहे हैं कि विजय शाह के मामले में प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, क्योंकि वही दल के नेता है। देखिए, कितनी निर्लजता से साथी प्रवक्ता ने ये बोल दिया कि एक व्यक्ति को कोई गाली दिया है तो उसके कारण पहले ये ऐसा था। और अरे देश की इतनी बड़ी महिलाओं को जो है, मैंने आपके बीच में बोला क्या? आप फिर बोलिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है आशीष जी, आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुन लीजिए। के.एस. जी बोलिए। कुर्सी के पीछे छुप गए तो चुप तो रहे। हाँ, चुप रहे। नहीं, एक मिनट, अरे चुप रहे हैं। ठीक है, सवाल जवाबदेही को लेकर है, तो जवाबदेही किसकी होगी? पार्टी के प्रमुख की? बिल्कुल। मैं ये मोदी जी कब मांगेंगे? अभिषेक जी सुनिए मेरी बात,
अगर आपके लोकप्रिय चैनल में आप अगर कुछ अनाप शनाप बोलते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी किसकी होगी? चैनल की होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? वो भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, क्योंकि मोदी जी की होगी। बना के बिठाया हुआ है उन्होंने। अब एक बात बताइए कि अब इनके 2 दिन पहले ये लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्होंने इसको भेजा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ना इनके नेता बोलते हैं और ना ये बोलते हैं। सिर्फ ऐसे मुंडी हिला जाने से और हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता। मेन बात ठीक है। यह है कि आप मुद्दे की बात करते हैं। मेजर सोफिया पे कब मांग रहे हैं मोदी जी माफी? नहीं, एक मिनट आशीष जी, एक सवाल तो है। देखिए, हाँ। एक जो अपशब्द कहे गए, उसके बाद जिस तरह से पटना में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ हुई और वहां पे जो मारपीट हुई, उसके बाद राहुल गांधी जी तुरंत वहां पे सोशल मीडिया एक्स पर मैसेज डालते हैं, तो वहां पे आपने बड़ी तत्परता दिखाई, लेकिन इस मामले को लेकर आपकी पार्टी के प्रमुख ने क्यों आपत्ति नहीं जताई? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नेशनल मीडिया के सभी प्रवक्ताओं को सुना है। मोहम्मद नौशाद नाम था उस कार्यकर्ता का, जिसे जो है पार्टी से निकालने की कार्रवाई कर दी गई है और एक्शन लेने के लिए खुद जो है सारे प्रवक्ताओं ने बोला है कि आप एक्शन लीजिए। ये के चौहान जी निर्दयता से हंस रहे हैं, बेशरम है। ये नहीं यार, प्लीज इस तरह के मेजर लैंग्वेज सोफिया पर कब देंगे मोदी जी, एक मिनट। बताइए। अरे आप छोड़िए, ठीक है, ठीक है, मोदी जी कब मेन पॉइंट पे मांग आते रहे हैं। हैं, के एस बताइए चौहान ना। जी, के एस चौहान जी, पत्ती दिखा रहे एक हैं, मिनट बताइए। आशीष जी, एक मिनट। देखिए, स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे पवन खेड़ा हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, सभी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि राजनीति अपने अलग स्तर पर है, लेकिन किसी के परिवार के व्यक्ति को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई होगी। तो फिर राहुल गांधी माफी मांगो वाला ये जो हर मुद्दे पर माफी मांगो का टैग लगा दिया जाता है, क्या ये कह रहा ठीक हूं है? कि मोदी जी कब माफी मांगे, तुरंत राहुल गांधी जी भी मांग लेंगे। ठीक है केएस जी, जल्दी से। देखिए अभिषेक जी, ये बिहार की जनता हो या फिर हो हिंदुस्तान की जनता, वो बहुत ज्यादा समझदार, और जब से 50% साक्षर हुई है हिंदुस्तान की जनता, तब से लेकर आज तक को ये लोकसभा में कांग्रेस पार्टी कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आई। 40 साल हो गए इन लोगों को, 40 साल से आज तक पूर्ण बहुमत में नहीं आई कांग्रेस पार्टी। ये क्यों? क्योंकि ये पूरे बिहार की जनता हो या कोई भी राज्य सर, साक्षरता दर का तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से कुछ लेना देना है, क्योंकि बिहार साक्षरता दर में 34वें नंबर पर आता है और एनडीए और जेडीयू गठबंधन 15 सालों से वहां पे है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यात्रा को लेकर सियासत तो चल ही रही है। बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक, जहां पर इस वक्त सबकी नजर है कि वहां पर जिस तरह की सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव राजनीतिक दलों पर तो पड़ता ही है और उनकी आने वाले समय में होने वाले चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं उस पर रणनीति आधारित होती है और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बयानबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।